ये वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। वही है ना कि जितना जल्दी करो उतना ही लेट हो जाता है। एनीवेज ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी हम आज के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हे गाइस, इस वीडियो में हम बियॉन्ड द टाइम स्केप के कल्टीवेशन सिस्टम को देखने वाले। लाइक बियॉन्ड द टाइम स्केप में कल्टीवेशन की क्या क्या स्टेजेस है और इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट शोकिंग उन स्टेज को कैसे कैसे अचीव करता, और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन अर्गेन के अदर प्रोटैगनिस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बियॉन्ड द टाइम स्केप की कल्टीवेशन टोटल 13 स्टेप्स में कैटेगराइज्ड है, जिनके ऑब्वियसली अपने अपने फंक्शंस और प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट स्टेप में तो क्विक कंडेंशन से लेके नेसेंट सोल तक की स्टेज आती है। सेकंड स्टेप स्प्लिट रूफ, थर्ड स्टेप वॉइड रिटर्निंग, फोर्थ स्टेप स्मोल्डरिंग गॉड या फिर सोल एक्यूमुलेशन, फिफ्थ स्टेप अर्ली इंपीरियल सोवरिन, सिक्स्थ स्टेप मिड इंपीरियल सोवरिन, सेवंथ स्टेप लेट इंपीरियल सोवरिन, एट्थ स्टेप क्वासी इमॉर्टल, नाइन्थ स्टेप समर इमॉर्टल, 10th स्टेप इमॉर्टल लॉर्ड, 11th स्टेप इमॉर्टल पैरागन, 12th स्टेप इथरनल एपेक्स एंड जो लास्ट 13th स्टेप है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, बट हमें उस स्टेप के बारे में कुछ ही हिंट्स देखने को मिलती है। ये जस्ट मैंने शॉर्ट में बताया। अब इनको एक एक करके देख लेते आखिरी हर एक स्टेज क्या, जिसके बाद हम शोकिंग के जर्नी को भी देखेंगे। एनीवेज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप की क्विक कंडेंशन स्टेज से। इस स्टेज में होता क्या कि कल्टीवेटर को एनवायरमेंटल स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करना होता, जिस एनर्जी को अपने सीऑप में गैदर करके उसे रिफाइन करता। ये तो टिपिकली ओल्ड एरा में भी होता था, मतलब जैसे कि रेनेगेड इमॉर्टल में, उसमें भी क्विक कंडेंशन स्टेज में कुछ ऐसी होता। बट बियॉन्ड द टाइम में डिफरेंट ये है कि यहाँ पर एब्जॉर्ब की को फिल्टर आउट भी करना होता। फिल्टर आउट इसलिए एज यू ऑल नो ये वर्ल्ड करप्टेड हो रखा, तो फिर कल्टीवेटर्स को एब्जॉर्ब की को फिल्टर आउट करना होता। और जब वो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को फिल्टर आउट कर लेते हैं तो फिर उससे उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग तो होती है, साथ ही ये फर्दर स्टेजेस के लिए एक फाउंडेशन की बुनियाद भी रखती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज मेनली थर्मोटेम्परेचर्स पर बेस्ड है। होता क्या कि इस स्टेज में कल्टीवेटर को अपने सारे 120 के 120 थर्मोटेम्परेचर्स को ओपन करना होता है। 120 थर्मोटेम्परेचर्स तो मैंने ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए बताया। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में एक और थर्मोटेम्परेचर भी होता है, जो कि ऑब्वियसली कोई जीनियस ही ओपन कर सकता। लेकिन जो ये 121 वाला थर्मोटेम्परेचर होता है, ये कोई कल्टीवेटर तभी ओपन कर सकता जब उसने अपने सारे के सारे 120 थर्मोटेम्परेचर्स ओपन कर लियो। और हर 30 थर्मोटेम्परेचर्स ओपन करने के बाद किसी कल्टीवेटर को लाइव फायर कंडेंस करनी होती है। अब ये लाइव फायर क्या, ये भी देख लेते। लाइफ फायर को समझने से पहले हमें यहाँ पर दो और चीजें देखनी होगी। एक तो प्रोफाउंड रेडियंस स्टेट और दूसरी लाइफ लैम्प्स। प्रोफाउंड स्टेट में क्या होता है कि कोई कल्टीवेटर अपनी लाइफ फ्लेम को जलते रहने देता, जिससे वो फ्लेम जलती रहती है। और साथ ही इस स्टेट में जाने के बाद कोई कल्टीवेटर अपने से भी हायर कल्टीवेशन रखने वाले कल्टीवेटर से इजीली डील कर सकता, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा भी होगा कैसे कैप्टन शोकिंग को इजीली डिफीट कर देता। हालांकि वो कोई सीरियस मैच नहीं था, बट वहाँ पर शोकिंग को रियलाइज हो जाता उसे भी लाइफ फ्लेम अवेकन करनी होगी। और जो दूसरी टर्म लाइफ लैम्प्स है वो ये है कि लाइफ लैम्प्स वही कल्टीवेटर पोजेस कर सकता जो एंशिएंट एम्पायर की ब्लड लाइन को पोजेस करता हो, और एक लैम्प 2 लाइफ फायर के इक्विवेलेंट होता। इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा आखिर लाइफ फ्लेम क्या चीज है। अब हम ये भी देख लेते हैं कोई कल्टीवेटर कब कब लाइफ फायर अचीव करता और उस टाइम उसकी क्या कल्टीवेशन रहती है। हालांकि ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, हर 30 थर्मोटेम्परेचर्स को ओपन करने के बाद किसी कल्टीवेटर को एक लाइफ फायर कंडेंस करनी होती है। सेम अभी भी वही बात है, जब कोई कल्टीवेटर 1 से 30 थर्मोटेम्परेचर्स को ओपन कर लेता तो फिर वो फर्स्ट लाइफ फायर को अचीव कर लेता। उस टाइम उसकी कल्टीवेशन होती है अर्ली फाउंडेशन स्टेज पे। फिर जो सेकंड लाइफ फायर अवेकन होती है वो तब होती है जब 30 से 60 तक के थर्मोटेम्परेचर्स ओपन होते हैं। एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कोई कल्टीवेटर पूरे 120 के 120 थर्मोटेम्परेचर्स को ओपन नहीं कर लेता। जब पूरे थर्मोटेम्परेचर्स ओपन हो जाते हैं तो फिर उस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच जाती है। ये तो 120 की कहानी थी, बट जो रियरेस्ट वाला थर्मोटेम्परेचर है, मतलब 121 वाला थर्मोटेम्परेचर, उसे ओपन करने के बाद किसी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन एक्सट्रीम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच जाती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज कोर फॉर्मेशन या फिर हेवनली पैलेस कोर फॉर्मेशन स्टेज में। इसमें क्या होता है कि कोई कल्टीवेटर जो उसने लाइफ फायर को अवेकन किया था उसकी हेल्प से अपने सबकॉन्शियस में एक हेवनली पैलेस को कंस्ट्रक्ट करता। वैसे तो कोई कल्टीवेटर मेनली 8 हेवनली पैलेस को कंस्ट्रक्ट कर सकता, बट जो रेयर जीनियस होते हैं जिन्होंने 5 लाइफ फायर्स को अवेकन किया होता वो अपने सबकॉन्शियस में 13 हेवनली पैलेस को फॉर्म कर सकते। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज नेसेंट सोल पर। इसमें क्या होता है कि कोई कल्टीवेटर उसने जो भी हेवनली पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया था उन्हें नेसेंट सोल में ट्रांसफॉर्म कर देता, बट ये करने के बाद भी कोई कल्टीवेटर सही से नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वो उस टाइम सूडो नेसेंट सोल में ही रहता। और जब किसी कल्टीवेटर को सूडो नेसेंट सोल से एक्चुअल नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचना तो फिर उसे 5 ट्रिब्यूलेशंस नॉन एज हेवन फेट ट्रिब्यूलेशंस को पार करना पड़ता। और हर ट्रिब्यूलेशंस को पार करने के बाद उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ में बूस्ट तो देखने को मिलता ही है, जो कि ऑब्वियस सी बात भी है। ये सारी तो थी फर्स्ट स्टेप की स्टेजेस। अब बात कर लेते सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप से कोई कल्टीवेटर इंडिविजुअल पैलेस बेस्ड पावर से वास्ट इंटरनल पावर की ओर मूव करने लगता। और जो सेकंड स्टेप स्पिरिट रोवर, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। इस स्टेप में क्या होता है कि कोई कल्टीवेटर सीक्रेट रेपोजिटरी या फिर सीक्रेट रेजर फॉर्म करता, जो कि 5 सीक्रेट्स में डिवाइडेड होते। और इस रेपोजिटरी को स्टेबलाइज करने के लिए किसी कल्टीवेटर को हेवन एंड अर्थ की मूवमेंट्स को कॉम्प्रिहेंड करना होता और साथ ही हेवनली दाव को मैनिफेस्ट भी करना होता, जिससे ये रेपोजिटरी सॉलिड या फिर कंप्लीट हो सके। फिर आ जाते थर्ड स्टेप वॉइड रिटर्निंग पर। ये स्टेप हाई लेवल की रियलिटी बेंडिंग और मोर एक्यूरेटली कॉन्सेप्ट शैटरिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है, जो कि
की 4 सब डेवलपमेंटल स्टेज में कैटेगराइज्ड है। इसमें से जो पहली सब स्टेज है वो है शैटरिंग 1000 दाओ, जिसमें कोई कल्टिवेटर वर्ल्डली लॉस को डिकंस्ट्रक्ट करता है। और जो सेकंड सब स्टेज है वो है इल्यूसरी एंड ट्रूथ मिरर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोई कल्टिवेटर प्रोजेक्शन पर मास्टरी हासिल करता है। और जो थर्ड सब स्टेज है वो है इनफाइनाइट इमेजिनेशन, जो कि कॉन्सेप्चुअल फिनोमेना की प्योर इंटेंट पर बेस्ड है। फिर जो लास्ट फोर्थ सब स्टेज है वो है मिरर लॉस रिटर्निंग टू 1। इसमें क्या होता है कि जो भी इससे पहले की 3 सब स्टेज में अचीव किया उसे एक सिंगल ओरिजिन में ट्रांसफॉर्म करना। फिर आ जाते फोर्थ स्टेप स्मॉल्डरिंग गॉड या फिर सोल एक्यूमुलेशन पर। इसमें कोई कल्टिवेटर अपनी सोल को नेसेंट डिविनिटी में ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे वो सारे नेचुरल लॉ को रूल कर सके। और साथ ही जो नेसेंट डिविनिटी फॉर्म हुई उससे कोई कल्टिवेटर 9 मेजर इंटरनल वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता। फिर आ जाते फिफ्थ स्टेप पर, जो है अर्ली इंपीरियल सोवरिन, या फिर आप इस स्टेप को इल्यूजन रियलिटी भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि कल्टिवेटर अपने सोल की प्रोजेक्शन की हेल्प से एक एक्सटर्नल बॉडी को फॉर्म करता है जो कि ट्रू फायर की इक्वल होती है। और जो नेक्स्ट स्टेप सिक्स्थ स्टेप है उसे हम मिड इंपीरियल सोवरिन नाम से जानते हैं। उसमें कल्टिवेटर अपनी फिजिकल बॉडी को मेल्ट डाउन करके उसे सोल में इंटीग्रेट करता है जो कि कार्मिक फायर की इक्वल होती है। फिर आ जाते सेवंथ स्टेप इमॉर्टल एम्ब्रियो या फिर लेट इंपीरियल सोवरिन पे। इस स्टेप में कोई कल्टिवेटर अपनी बॉडी को द अलाइनमेंट्स के थ्रेड से कंस्ट्रक्ट करता जो कि ट्रिबुलेशन फायर की इक्वल होती है। वैसे इंपीरियल सोवरिन की यही 3 स्टेप्स है, बट अर्ली मिड लेट को छोड़ के भी एक और स्टेज है जो कि 8th स्टेप से पहले, जिसे हम पीक इंपीरियल सोवरिन नाम से जानते हैं या फिर हेवनली किंग। अब आ जाते हैं 8th स्टेप क्वासी इमॉर्टल पर। 8th स्टेप मॉर्टल इमॉर्टलिटी के फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लिमिट को पिनेकल को रिप्रेजेंट करता, जहाँ पर कोई कल्टिवेटर कॉस्मिक कैनन के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता। इसी कल्टिवेशन स्टेप्स की लिस्ट में नेक्स्ट स्टेप है 9th स्टेप समर इमॉर्टल या फिर ट्रू गॉड, जो कि एंसेंट एम्परर नाम से भी जाने जाते हैं। अर्किन वर्स में 9th स्टेप लोअर स्टार रिंग्स की पीक कल्टिवेशन स्टेज होती है। 9th स्टेप को पार करने के बाद कोई कल्टिवेटर लोअर स्टार रिंग से अपर स्टार रिंग में आ जाता। फिर आ जाते 10th स्टेप इमॉर्टल लॉर्ड या फिर गॉड लॉर्ड पे। इस रील में ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी कल्टिवेटर को अपना कैनन फॉर्म करना होता। यहाँ पर कैनन से मतलब है उसे अपने कॉन्सेप्चुअल रूल बनाने पड़ते हैं जिस भी टाइप में वो कल्टिवेट करते हैं, पॉइजन, स्पेस, टाइम या फिर कुछ और। वैसे आप कैनन को सोर्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है 11th स्टेप इंपीरियल पैरागन। पैरागन्स अपने रिस्पेक्टिव स्टार रिंग्स के रूलर होते हैं, और ये तो आपको पता ही है। अर्किन वर्स में टोटल 72 स्टार रिंग्स है, 36 लोअर स्टार रिंग्स और 36 अपर स्टार रिंग्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप 12th स्टेप इटर्नल एपेक्स पर। 12th स्टेप एक ऐसी स्टेज है जिसे अचीव करने के बारे में कोई नॉर्मल कल्टिवेटर सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्टेप को अचीव करना मतलब सभी 36 स्टार रिंग्स की फिजिकल लिमिट्स को ट्रांसेंडेंट करना। इस स्टेप को अचीव करने के बाद कोई कल्टिवेटर फॉर्मलेस ट्रूथ बन जाता। फिर आ जाते 13th स्टेप पर। 13th स्टेप सुनकर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अर्किन वर्स में तो अभी तक कल्टिवेशन के सिर्फ 12 स्टेप्स है, तो फिर ये 13th स्टेप कहाँ से आ गया। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ बियॉन्ड द टाइम स्केप में 13th स्टेप एग्जिस्ट करता, जिसके बारे में ऑब्वियसली किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। सेपरेट वीडियो तो क्या ही, बियॉन्ड द टाइम स्केप की नेक्स्ट कल्टिवेशन वाली जो वीडियो होगी, मतलब गॉड पाथ वाली वीडियो, मैं उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवेज यही था बियॉन्ड द टाइम स्केप का पूरा कल्टिवेशन सिस्टम। आई नो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया, वो इसलिए क्योंकि स्टोरी अभी बहुत पीछे है। इनफैक्ट इस वीडियो में काफी कुछ मिसिंग है जो कि मैं टाइम आने पर बताऊंगा। टाइम आने पर मतलब जैसे जैसे दूंगा मैं स्टोरी कंटिन्यू होगी वैसे वैसे मैं वो चीजें बताते जाऊंगा जो भी इस वीडियो में मिसिंग होगी। अब देख लेते शोकिंग की कल्टिवेशन जर्नी, आखिर वो एक स्टेप को कैसे अचीव करता और हर यूनिवर्स का एक पीक एग्जिस्टेंस बनता। शोकिंग अपने कल्टिवेशन की जर्नी फिनिक्स कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करता, जहाँ पर उसे एक आर्ट नॉन एज सी एंड माउंटेन आर्ट मिलती है। उस आर्ट को अडॉप्ट करने के बाद शोकिंग की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। यह आर्ट 10 लेवल में डिवाइडेड होती है और हर लेवल को पार करने के बाद शोकिंग को एक टाइगर की स्ट्रेंथ मिलती जाती है। फिर जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसे वैसे शोकिंग भी अपनी सर्वाइवल की जर्नी तो कंटिन्यू करता ही है, साथ ही ऐसी चीजों की तलाश में भी रहता जो उसकी कल्टिवेशन के लिए हेल्पफुल हो। और ऐसी शोकिंग को एक स्क्रिप्चर नॉन एज सी ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रिप्चर मिलता जो शोकिंग के स्पिरिचुअल शी को 80 मीटर्स तक एक्सपेंड करता, जिसमें शोकिंग एक फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल को कंटेंस करता। ये फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल एक टाइप का स्पेल रहता जो कि शोकिंग की बॉडी में परमानेंटली के लिए था। फिर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो फिर शोकिंग का स्पिरिचुअल शी 80 मीटर से 90 मीटर्स तक एक्सपेंड होता, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल शी में ब्रिलियंट पर्पल कलर की लाइट एमिट होने लगती है जो कि डेंस सी म्यूटेशन फ्लेम्स को रिलीज कर रही होती है। यही थी क्विक कंटेंशन की जर्नी। अब मैंने तो इतना इजीली बता दिया, बट शोकिंग के लिए जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, जो कि ऑब्वियसली आपने विटनेस भी करी होगी कैसे वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता। क्विक कंटेंशन स्टेज को पार करने के बाद शोकिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच जाता। ये तो आपने डोंगा में रिसेंटली देखा भी होगा, जैसे शोकिंग अपनी बॉडी के थर्मोएपरेचर्स को ओपन करता, जिससे वो सक्सेसफुली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंच जाता। इस स्टेज में शोकिंग को एक और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जो कि होता है सूत्र ऑफ लाइफ, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी बॉडी की पूरी 120 एपरेचर्स को ओपन कर देता, और साथ ही रेयर से भी रेयर 121वां वाला एपरेचर भी, जिन्हें ओपन करने के बाद शोकिंग उन्हें लाइफ फ्लेम के साथ इंटीग्रेट करता। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज कोर फॉर्मेशन या फिर हेवनली पैलेस स्टेज पर। कोर फॉर्मेशन स्टेज में शोकिंग को अगेन एक आर्ट मिलती है। मिलती तो यही वो आर्ट उसे मास्टर 7 देते, जिस आर्ट की हेल्प से
से शोकिंग को एक एबिलिटी मिलती है, वो अपने राइट हैंड को ट्रांसपेरेंटाइज करके दूसरे कल्टिवेटर के स्प्रिट सीम में पहुंचने में हेल्प करता था, जिससे शोकिंग उनके गोल्डन स्कोर को स्नैच कर सके। और साथ ही इसी स्टेज में शोकिंग स्कारलेट मदर के ओरिजिन के पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करता। ये तो एक्सट्रैक्ट करता ही है वो, इसके साथ साथ पर्पल क्रिस्टल्स को भी, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने के बाद शोकिंग उन्हें अपने फोर्थ हेवनली पैलेस से इंटीग्रेट करता। फिर आ जाते फर्स्ट स्टेप की लास्ट स्टेज नेसेंट सोल पर। नेसेंट सोल में भी मास्टर सेवंथ शोकिंग के लिए कार्ड नॉन एज डाउ फेट हेवन फिंड आर्ट फॉर्म करते हैं, जिससे शोकिंग को एक एबिलिटी मिलती है, वो अदर नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स के हेवन फेट को डेवर कर सकता था। और इसी के साथ शोकिंग सोल वेबिंग टेक्निक को भी अडॉप्ट करना स्टार्ट करता। नेसेंट सोल में एक और चीज भी होती है, उसका जो पर्पल फेक नेसेंट सोल था वो मल्टीपल ट्रिब्यूलेशन को एंडोर करता, बट यहाँ पर एक कंफ्लिक्टिंग केस भी देखने को मिलता। शोकिंग का ह्यूमन नेचर और डिविनिटी नेचर एक दूसरे को कंफ्लिक्ट करते हैं। अब शोकिंग इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता वो तो हमको टाइम आने पर ही पता चलेगा। खैर छोड़ो, टाइम आने पर तो क्या ही, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जब उसके ह्यूमन नेचर और डिविनिटी के बीच में इंटेंस इंटरनल कंफ्लिक्ट होता, तो फिर जो उसकी पर्पल मून रहती है वो शोकिंग के सीक्रेट रेपोजिटरी में एक डिवाइन ट्रेजर फॉर्म करती है, जिससे इम्पैक्ट ये होता है कि शोकिंग फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप स्पिरिट रोबरिल में एंटर कर जाता। और शोकिंग की इसके बाद वाली जर्नी, मतलब सेकंड स्टेप से 13th स्टेप तक की जर्नी को हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, इन पर डिटेल में बात करनी होगी। और साथ ही इसमें अर्किन की दूसरी नॉवल अ वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग का रोल भी है, तो फिर ये टाइम आने पर बताया जाए तो ही सही है। और वैसे भी मैंने ये तो बता ही दिया बियॉन्ड द टाइम स्केप का कल्टीवेशन सिस्टम क्या। अब इतना देख ही लिया तो हम ये भी देख लेते हैं आखिर अर्किन के तरफ प्रोटैगनिस्ट के बियॉन्ड द टाइम स्केप में क्या कल्टीवेशन होने वाली है। बट उनकी कल्टीवेशन को जानने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। एज यू ऑल नो, वांग लिन, मैंग हाओ, सुमिंग, वांग बोले, बाई शाओजुन, ये सभी लोअर स्टारिंग नॉन एज डीप अर्थ या फिर प्रोफाउंड अर्थ स्टारिंग में रहते थे, जहाँ की पीक कल्टीवेशन स्टेज 9th स्टेप समर इमॉर्टल होती है। अब चूंकि लोअर स्टारिंग की कल्टीवेशन 9th स्टेप तक लिमिटेड थी, तो फिर ये सारे प्रोटैगनिस्ट लोअर स्टार की बाउंड्री को ब्रेक करना इन द सेंस वो नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के बाद अपर स्टारिंग्स और मोर एक्यूरेटली ब्रिलियंट हेवन में आ जाते हैं। रही बात इन सभी कल्टीवेशन की, तो अभी तक ये आपने गैस कर लिया होगा, ये सारे 10th स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही ब्रिलियंट हेवन में आए, और फिर इनकी कल्टीवेशन उसके बाद भी नहीं रुकती, ये कल्टीवेट करते जाते हैं। अब इनकी रियल कल्टीवेशन क्या है ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि इनकी फाइनल कल्टीवेशन के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट आप गैस करके कमेंट्स में बता सकते हो। शोकिंग के अलावा वांगलिन, वांग बोले, मैंग हाओ, सुमिंग, बाई शाओजुन, इनमें से 12th स्टेप पर सबसे पहले कौन ब्रेक थ्रू करेगा। एनीवेज, यही था बियॉन्ड द टाइम स्केप का कल्टीवेशन सिस्टम, शोकिंग के एंटायर जर्नी और अर्किन के अदर प्रोटैगनिस्ट का बियॉन्ड द टाइम स्केप में कल्टीवेशन लेवल। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।